नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आज की इस वीडियो में जो हम सभी जानेंगे, जो हमारी सीरीज चल रही थी ग्रुप डी और बीपीएससी को लेकर के लूसेंट का मास्टर क्लास, जिसमें कि लूसेंट का फास्ट रिवीजन विथ डिटेल जो भी कुछ है उसको समझाते हुए कर रहे थे। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे भारत की जनगणना 2011। यहाँ से आपको एक न एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पीछे के भी जितने 6-7 क्लास हुए हैं उसका भी वीडियो पूरा देख लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या है कुछ खास। चलिए सारे लोग निकाल लीजिएगा चैप्टर नंबर 13 भारत की जनगणना 2011। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। इसमें जो है मुख्य पॉइंट आपको हम बता देंगे। बाकी सारे लोग जो आंकड़ा दिया गया है उसमें से पहला दूसरा मुख्य याद रखिएगा, बाकी तो सब है एक बार फुर्सत में आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, उससे पहले हम लोग कल पढ़े थे परिवहन, पढ़ रहे थे परिवहन का कुछ क्वेश्चन ज़रा कर ले, उसके बाद चलेंगे भारत की जनगणना की। जल्दी से बताएंगे कि जो दिल्ली मेट्रो रेल है इसकी स्थापना कब हुआ था। हाँ, दिल्ली मेट्रो का स्थापना 2002 में। चलिए ठीक है। NH 44 जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। NH 44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और जो NH 44 था उसका पुराना नाम क्या है। 1A। NH 44 जो है उसका पहले नाम था 1A। जल्दी से बताएंगे कि राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान कौन रखता है। महाराष्ट्र रखता है। भारत में जो है 18वां रेल मंडल कौन सा बना है। दक्षिणी तट रेलवे विशाखापट्टनम बना है। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे कि जो मैत्री एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। ठीक है, और बंधन एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलता है। चलिए ठीक है। जल्दी से एक और बताइएगा कि जो अभी तक सबसे पुराना भाप इंजन है वो कौन सा है। फेरी क्यून है। ठीक है, चलिए एक और बताइएगा झटके में कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली। नई दिल्ली, हाँ, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। चलिए एक और बताइएगा, हम लोग हवाई अड्डा पढ़े थे, हवाई अड्डा में बताइएगा कि दावोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। गोवा में है। हम लोग एक पढ़े थे बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह कहाँ है। उड़ीसा में है। नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ है। महाराष्ट्र मुंबई में है। ठीक है, नहावा सेवा का और कोई नाम है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, चलिए सबको लगभग याद है। जिनको याद नहीं है पिछला क्लास देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक और बता दीजिए कि जो राष्ट्रीय जल मार्ग है उसमें सबसे लंबा कौन सा है। इलाहाबाद से हल्दिया NW1। हाँ, 1620 किलोमीटर। अलांग सोसिया क्या है। अलांग सोसिया बिहार विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है। कहाँ स्थित है अलांग जो सोसिया। गुजरात में। हाँ, अलांग सोसिया जो है गुजरात में ही है और जहाज़ पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के लिए ही जाना जाता है। एक और बताइएगा, गुजरात में ही कौन सा बंदरगाह है जिसको केमिकल बंदरगाह भी कहा जाता है। दहेज बंदरगाह को भी क्या कहा जाता है, तो केमिकल या रसायन बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह से याद आया तो एक और बताइएगा कि नदीय प्रकार का बंदरगाह कौन सा है। कोलकाता पोर्ट। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। चेन्नई, कृत्रिम चेन्नई। और सबसे प्राचीन बंदरगाह, सबसे प्राचीन चेन्नई ही है। हाँ, और एक और झटके में बता दीजिए कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है। कांडला बंदरगाह है। एक और बता दीजिए कि जो प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा है और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है।
विशाखापट्टनम है। डॉल्फिन नोज जो है किस चट्टान के पीछे स्थित है? विशाखापट्टनम के पास ही है, डॉल्फिन नोच चट्टान है। चलिए, तो ये सब मिला करके आपको लगभग याद है। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे आज का, भारत की जनगणना 2011। अब ध्यान से सुनते चलिएगा, यहाँ से आपको बीच बीच में एक आगो प्रश्न आते रहता है। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, पहले दूसरे नंबर पे, या फिर लिंगानुपात वगैरह पूछता है ना। तो ये देखते हैं, कहता है कि भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यानी कि जनगणना जो है 7वीं अनुसूची में है, और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत उसमें भी कौन सा, तो संघ सरकार का, 7वीं अनुसूची के संघ सरकार के अंतर्गत आता है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है, जो कि देश भर में जनगणना संबंधी कार्य को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करने का काम करता है। ये इतना आपका कहता है जनगणना। जनगणना किसके अंतर्गत है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह टकला बाबा। जीवन में सफल होना है तो एक टकला दोस्त जरूर रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा ना कि कोई ना मिले दोस्त टकला तो उसको गंजा कर देना है, ऐसा नहीं कीजिएगा। ओरिजिनल वाला गंजा रहेगा उसी को दोस्त बनाइएगा। चलिए आगे आइए। आगे कहता है कि वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं। शायद ये चेक कर लीजिएगा, पता नहीं है कब का बात है। वर्तमान में कौन है जी? भारत में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, ऐसे एक बार और गूगल कर लीजिएगा। कहता है कि इनसे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी जो है 2004 से 2009 तक थे, ठीक है। 2011 ईस्वी की जनगणना यानी 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, जिसकी शुरुआत जो है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई थी। यानी कि जो 2011 का जनगणना है ओवरऑल 15 और स्वतंत्र भारत की 7वीं। सबसे पहले बताइएगा कि जो जनगणना है सबसे पहले शुरुआत कौन सा वायसराय किया था? 1872 में में, और नियमित जनगणना 1881 रिपन। चलिए, सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातीय आधारित जनगणना की स्वीकृति प्रदान की। देखिएगा, जातीय जनगणना जो है 2010 में हुआ था और पहली बार 1931 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि जातीय जनगणना की बात अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। और इसकी पहल जो है बिहार ऑलरेडी कर चुका है, मतलब कि शुरुआत जो है यहीं से होने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न आने की संभावना है। क्या? तो दो जातीय आधारित जनगणना 2010 में स्वीकृति दी गई। सबसे पहले 1931 यानी कि स्वतंत्रता से पहले ही बात कही गई। कहता है कि जनगणना 2011 का शुभंकर जो है प्रगणक शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये दोनों याद रखिएगा, शुभंकर और आदर्श वाक्य जो लोगो होता है, क्यूट होता है वो। कहता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जबकि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। 1881 में जब जनगणना आयुक्त था वो डब्ल्यू प्लोडेन था, ये नाम याद रखिएगा। 1881 यानी कि रिपन के समय में जब हो रहा था तब। वही स्वतंत्र भारत की जब पहली जनगणना हुई तो 1951 में हुआ। इस समय जो जनगणना आयुक्त थे आर्य गोपाला स्वामी थे, जो कि 1949 से 1953 तक अपने सत्ता पर रहे थे। तो ये इतना पॉइंट डायरेक्टली याद रखिएगा। 1881 में डब्ल्यू प्लोडेन, जबकि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। उस समय जो था जनगणना आयुक्त वो था आर्य गोपाला स्वामी। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जो है व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। 1749 में ही इसने पहली बार जनगणना करा लिया था। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका में हुआ था और 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुआ। यानी कि ये जो रेड बॉक्स में ये पूरा दिया है, ये रेड बॉक्स आपको डायरेक्ट एक एक नंबर देने वाला है, तो ये पूरा रेड बॉक्स को आप ध्यान में रखेंगे। आगे आइए, यहाँ पर कुछ परिभाषा दे रखा है।
परिभाषा कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, शिशु लिंगानुपात, ये सभी कैसे निकालते हैं, उसके बारे में दिया है। सबसे पहला जो है हमारा है जनसंख्या घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसके तहत क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व में क्या करेंगे, जो कुल जनसंख्या होता है किसी राज्य या देश का बटा कर देंगे कुल क्षेत्रफल, हमारा निकल के आ जाएगा जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल इक्वल टू जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली औसत जनसंख्या को ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दूसरा है हमारा सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात, जो कि लिंगानुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि लिंगानुपात निकालने के लिए हम ये करेंगे कि स्त्री की संख्या बटा पुरुष की संख्या गुना 1000 कर देंगे, हमको लिंगानुपात आएगा। कभी कभी पूछता है कि लिंगानुपात कैसे निर्धारित किया जाता है, तब निर्धारित करने के लिए या तो आपको फार्मूला दे देगा या फिर बोलेगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो होता है वो लिंगानुपात के रूप में जाना जाता है। तो डेफिनेशन याद रखिएगा। तीसरा है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब ये होता है कि शिशु उसको कहा जाता है जो 0 से 6 साल की अवस्था तक में जितने भी बच्चे होंगे उसे शिशु के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, शिशु के रूप में जाना जाता है, यानी कि शैशवा अवस्था इसको कहा जाता है। तो शिशु लिंगानुपात जो होता है, जो जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे होंगे उसमें प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे यानी कि स्त्रियों की जो संख्या होगी वह शिशु लिंगानुपात होगा। यानी कि बालिकाओं की संख्या बटा बालकों की संख्या गुना 1000, यानी कि लिंगानुपात वाला ही है, बस कुछ नहीं, ये उम्र याद रख लीजिएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा शिशु लिंगानुपात। चौथा आता है हमारा साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जो आता है इसमें देखिएगा 2-3 पॉइंट आपको बहुत बढ़िया निकलेगा। पहला तो ये कि 7 वर्ष और उससे अधिक यानी कि साक्षरता हम कहाँ से मापते हैं, तो 7 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे जो होंगे उसको अगर भाषा की समझ हो, वो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, उसको हम साक्षर कहते हैं। और 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। और साक्षरता दर बराबर क्या होता है, तो साक्षर की संख्या बटा 7 प्लस आयु वाली जितने भी जो संख्या होगा उसका गुना 100। इतना करेंगे तो आपको लिटरेसी रेट मिल जाएगा। 100 जो है परसेंटेज को डिनोट करेगा और कुछ नहीं है, बाकी साक्षरता दर है। पांचवा जो है वह है हमारा 10 की वृद्धि दर यानी कि डिकेड ग्रोथ रेट, यानी कि 1 से 10 साल के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि होता है वही क्या कहलाता है, दशकीय वृद्धि की दर कहलाता है। यानी कि वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा पूर्व जनसंख्या गुना 100 जो होता है वो हमारा 10 की वृद्धि दर। जैसे 2001 में हमारे यहाँ जनगणना हुआ था, 2001 और 2011 का जनगणना, तो 2011 का जनगणना में यानी कि जनसंख्या में जब 2001 के जनसंख्या वालों को घटाए और 2001 वाला के जनसंख्या से हम डिवाइड किए तो जो आया और उसमें हम 100 से गुना कर दिए वो हमारा क्या आता है, 10 की वृद्धि दर कहलाता है। अभी वर्तमान में आएगा तो जो आएगा वो 2021 और 2011 के जनगणना के अनुसार आएगा, तो उस आधार पे हम निकाल लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 10 की वृद्धि दर। छठा नंबर पॉइंट कहता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है, तो प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु, ध्यान दीजिएगा, प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या, यानी कि कोई भी साल ऐसा हो जिसमें 1000 बच्चे का जन्म हुआ है और उस 1000 में से जितना बच्चा मर जाएगा वही मरा हुआ बच्चा क्या कहलाता है, शिशु मृत्यु दर के रूप में काउंट किया जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशन और फार्मूला था, उसको याद रखिएगा। नॉर्मली ऐसे पूछता नहीं है ये सब, कभी कभी आपको शॉर्टकट में एक छोटा सा डेफिनेशन पूछ देगा, नीचे 4 वो ऑप्शन दे देगा, तो आप ऑप्शन और प्रश्न के अनुसार आंसर कर सकते हैं। आइए आगे कहता है कि जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर, या ध्यान रखिएगा एनपीआर भी चर्चा में रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो कि 2011 में आया, तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल
15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष एवं इससे ऊपर की वय के, यानी कि वय मतलब उम्र, वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। यानी कि एनपीआर जो है अभी 2021 में जो चर्चा में था, बवाल में था, वो आज का नहीं है। 2011 से में ही एनपीआर आया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नोट में क्या दिया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 ईस्वी तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य। 2045 तक क्या है कि जनसंख्या को स्थिर करना है, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार। नोट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिला में किया गया था, जबकि 2011 की जनगणना में यह 640 जिला में किया गया। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि, यानी कि 2001 से 2011 में कुल 47 नए जिले बने हैं। अभी जब 2011 से 21 का आएगा तो इसमें और भी ज़्यादा ही जिले दिखाई देंगे। हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े भी थे, कर्नाटका में बना, पंजाब में बना, उत्तराखंड तरफ शायद बना, तो ऐसा करके बहुत सारा जिला बनता गया है। तो ये सब बनते बनते और भी ज़्यादा ही हो जाएगा। एक है महान विभाजक वर्ष। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के जननांकीय इतिहास में, मतलब कि जनगणना 1872 से ही अगर हम ले लें, तहाँ से भी, या फिर 1951 से ले लें, वहाँ से भी अगर देखा जाए तो कहता है कि भारत के जननांकीय इतिहास में 1921 ईस्वी को महान विभाजक की संख्या दी जाती है। क्यों? क्योंकि जब 1911 से 1921 के बीच में जो दशकीय वृद्धि था वो निगेटिव में चला गया था, ऋणात्मक चला गया था, और कितना? माइनस में 0.31%। यानी कि जो 1911 से 1921 के दशक था उसमें भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आ गई थी, इसलिए 1921 को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। ध्यान रखिएगा, 1921 को विभाजक वर्ष देते हैं। कहते हैं कभी कभी आपको ऑप्शन में सबसे पहले 1911 ही दिखेगा, तो 1911 नहीं, जिस पर जाकर के समाप्त होता है, यानी कि जिस समय हमको पता चलता है वही हमारा उसका आखिरी वर्ष कहलाता है। जैसे 2011 से 21 का बात करेंगे तो 2021 में जो कुछ भी डाटा आएगा वो 2011 केवल में 2021 मान्य होगा। यानी कि 2021 में अगर मान लिया जाए कि 2021 में जनसंख्या कम गया होगा तो हमारा 2021 जो है वो कहलाएगा विभाजक वर्ष। मगर ऐसा होने वाला नहीं है, इस बार तो और लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ ही गया होगा, करीब 140-45 के आसपास पहुँच गए हम लोग, है ना। आगे देखिए, कहता है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई थी। औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर जो था 1961 से 1971 के बीच दर्ज की गई। ये आपका मुख्य पॉइंट था जो कि जनगणना से संबंधित है। उसके बाद जो अब आगे है आपका हुआ है 2011 जनगणना से संबंधित प्रमुख आंकड़ा। ये सामने से जो वन लाइनर जो आंकड़ा है वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और बेहद खास है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, सुनते चलिएगा, काम आएगा। सबसे पहला कहता है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनगणना यानी कि जनसंख्या जो है वो आप डाटा देख लीजिएगा, लगभग 121 करोड़ के आसपास का है। ये आपसे डायरेक्टली इतना लंबा पूछता नहीं है, जिसमें से आपका 51.47%, ये डाटा परसेंट वाला याद रखिएगा, ठीक है, 51.47% पुरुष और 48.53% महिला है। स्मॉल डेट जो परसेंटेज में है डाटा वो याद रखिए, इतना लंबा चौड़ा जो पूरा संख्या में वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत की अकेले जो जनसंख्या वो लगभग 17.5% है। जल्दी से ये बताइए कि भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार कितना परसेंट है? 2.42% है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्षेत्रफल के अनुसार। कहता है कि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64 हो गई, जबकि दशकीय वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17.7 हो गई। नागालैंड का जो दशकीय वृद्धि दर है वो ऋणात्मक में गया था, -0.6 गया था। इसको याद रख लीजिएगा, नागालैंड वाला, यानी कि नागालैंड में जो था पूरे 10 साल में यानी कि 1 से 11 के बीच में -0.6 माइनस हो गया था।
जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर के 382 हो गया है। यानी कि वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहता है। लिंगानुपात कितना है? 933 2001 में हुआ करता था, वर्तमान में 943 है, यानी कि 10 बढ़ गया है, तो वर्तमान वाला ही याद रखिएगा। 2011 में जो है वो 943 है। फिर कहता है कि शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के बीच होता है वह 927 से घटकर 918 हो गया। शिशु लिंगानुपात घट गया है 918। जनसंख्या में साक्षर पुरुषों की संख्या जो है 64.84 से बढ़कर के 73%, यानी कि आपको 73% याद रखना है पुरुषों की साक्षरता। और कहता है मतलब ओवरऑल जो साक्षरता है वो पुरुष साक्षरता जो है 75.26 से बढ़ करके 80.9% और महिला का 53.67 से बढ़ करके 6.46%। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें याद क्या रखना है कि वर्तमान में साक्षर जो पूरे भारत के अंतर्गत है वह है 73%। पुरुषों की जनसंख्या साक्षरता में कितनी है? तो 80.9%, लगभग 81%। और महिलाओं की जनसंख्या की अगर बात करेगा वर्तमान में साक्षरता के रूप में तो 64.6%। कितना बढ़ा या कितना से कितना बढ़ा वो उतना मायने वर्तमान में अब नहीं रखता। कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है, न्यूनतम साक्षरता यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा ग्रामीण क्षेत्र में वह है आंध्र प्रदेश का, जो कि 60.4% है। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता उत्तर प्रदेश का 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता केरल में 93%। ये तो इतना हो गया 3 तरह से। उसके बाद आगे आइए कि तो लगा खराटा मार रहे हैं जी, हैं खराटा मार रहे हैं ये नेताजी तो अलग खराटा मारते रहते हैं। नेताजी ऐसे सो जाइएगा तो क्या होगा जनता के? हैं जी, ऐसे ना सुतल करो, जनता पर भी ध्यान रखो, खाली अपने पॉकेट भरवा नींद मारो। गरीबन के और गरीब बना दिलू, ओकर बाद कहू सर जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। चलिए ठीक है, इसलिए बोले थे ना कि उसको गूगल कर लीजिएगा, विवेक जोशी। हाँ सुधार लीजिएगा सारे लोग। वर्तमान में जो जनगणना आयुक्त है वो विवेक जोशी है। अकॉर्डिंग टू कौन बोले थे जी? जो भी आंसर दिए थे उनके अनुसार, हम चेक नहीं किए हैं। है सर, सही है। ठीक है, ओके। चलिए आगे कहाँ बात कर रहे थे? अभी हम लोग 3 गो राज्य का नाम देखे। एक राज्य था हमारा कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता कहाँ? आंध्र प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता केरल। और आगे कहता है कि देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य जो है वह है केरल, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो साक्षर राज्य है वह है केरल। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एससी के व्यक्तियों की कुल संख्या जो है 20.14 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6%, यानी कि एससी जाति भी जो है उसकी बढ़ोतरी हो गई है। 2001 में 16.2 था, यानी कि 0.4%। 2011 ईस्वी में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 945 है। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर 20.8% रही। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर 20.8% रही है, बढ़ गया है 20.8%। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6 है, यानी कि आपको एसटी का 8.6 और उसका लगभग दुगना जो है आपका एससी है। 2011 के जो है कहता है कि 2011 ईस्वी में अनुसूचित जनजातियों एसटी का जो कहता है वो कितना है? तो वह हो जाता है आपका 990। 2011 में अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है 990 है, जबकि एससी का जो था वो था 945। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान देश में अनुसूचित जनजाति एसटी में 10 की वृद्धि जो है 13.7% रही।
2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है, नगरीय अब वर्तमान में कितना है, 31.2%। उसके बाद जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो है 68.8%। 2011 में यही था 2001 में जो यही था 27.8 और ग्रामीण जो था 72.2। यानी कि ग्रामीण से निकल कर के लोग शहर की ओर, नगर की ओर प्रवास कर गए। राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है, जनसंख्या में सबसे कम जो है सिक्किम है। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, है ना। यानी कि सिक्किम, फिर अंडमान निकोबार, फिर दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। दादरा नगर हवेली और दमन दीव वर्तमान में एक हो गया है, यानी कि मेरे ख्याल से ये भी अब आपको बदल लेना चाहिए। दादरा नगर हवेली को पीछे करके लक्षद्वीप को आगे कर लेना चाहिए। काहे कि 2 लोग मिल गया है तो बेशक बात है कि ज़्यादा ही हो गया होगा, है ना। तो ये सुधार किया कुछ है लूसेंट नया वाला में 2022 में लाया, फिर भी ने सुधार किया, बकलोल जैसा उसी को रिपीट कर दिया है। ये वाला सुधार लीजिएगा यहाँ पर, सिक्किम, अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप को ले आइएगा, उसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप को एक कर दीजिएगा। काहे कि हम लोग को पता है कि 2020 में क्या हुआ है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप एक नया एक साथ यूटी बना दिया गया है ना, इसलिए इसको परिवर्तित कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं जनसंख्या जो कि आंकड़ा के अनुसार है। ये आंकड़ा आप लोग बेशक आप फुर्सत में आराम से पढ़िएगा, बस हम एक बार इसको नॉर्मली आपको पढ़ के बता देते हैं और कुछ नहीं है। आपको बेशक आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। और मुख्यतः जो हम जहाँ जहाँ पर बोलेंगे उन चीज़ को बेशक आप डायरेक्टली याद रखने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी हमारा जो प्रश्न है वो पहला दूसरा ना दे करके कोई किसी चीज़ का तीसरा पूछ देता है, किसी का पाँचवा पूछ देता है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। जिसका बोलेंगे उसका बेशक याद रखिएगा। सबसे पहला है जनसंख्या में कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, ये आपको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, मगर क्रमागत आपको याद रखना होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य बोलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश आप सबको पता है, उसके बाद हमारा बिहार तीसरे नंबर पे आता है, ये भी आपको पता है। बाकी जो बच गया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर तीसरे नंबर पे बिहार, चौथा में पश्चिम बंगाल और पाँचवा में आंध्र प्रदेश। तो ये इतना याद रखिएगा। इसमें भी मेरे ख्याल से शायद ये चेंज होना चाहिए आंध्र प्रदेश वाला, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में तेलंगाना अलग हो चुका है 14 में, तो इसलिए ये भी परिवर्तित होगा। यानी कि अभी जो है आप मुख्यतः 4 याद रखिए, ठीक है, सीक्वेंस में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक ना। आंध्र प्रदेश भी परिवर्तित हो ही गया होगा, तो सीक्वेंस याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। फिर कहता है कि भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य यानी कि सबसे कम, तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। यानी कि टॉप 5 में से 4 गो जो है वो हमारा कहाँ का है, पूर्वोत्तर राज्य, और एक गोवा, नीचे भुटुकना जो है दक्षिण में, वो दक्षिण पश्चिम में चूक, ठीक है। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। यानी कि यहाँ पर देखिए पॉइंट में भी दे रखा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। इसी तरह से आपको सब याद रखना पड़ेगा। 10 की वृद्धि की बात करें तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। उसी प्रकार से न्यूनतम 10 की वृद्धि में है नागालैंड, जो कि निगेटिव में गया था, -0.6%, वो डायरेक्टली याद रखिएगा। बाकी केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला में सबसे ज़्यादा मेघालय और न्यूनतम नागालैंड। फिर आता है हमारा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इसका सीक्वेंस के साथ साथ डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। बिहार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, यानी कि 1 किलोमीटर में यहाँ पर 1106 व्यक्ति रहता है। यानी कि बिहार का तो पूरी डाटा याद रखना होगा 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल का 1028, केरला का 860, उत्तर प्रदेश का 829, हरियाणा का 573। तो ये भी आपको पूरा याद रखना होगा डाटा के साथ। मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 5 राज्य। इसमें भी आपको जनसंख्या के अनुसार राज्यों को याद रखने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। यानी कि सभी के सभी पूर्वोत्तर राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह है अरुणाचल प्रदेश का 17। दूसरा नंबर पे आता है मिजोरम 52। आगे आइए, अब आता है लिंगानुपात।
लिंगानुपात अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि लिंगानुपात होता क्या है। प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो हमारा लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात में कहा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्यों में जो है उसमें है केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर, फिर छत्तीसगढ़। यानी केरल जो है, केरल के अंतर्गत पुरुषों से ज़्यादा महिला ही है। कितना? 84 महिला जो है पुरुषों से ज़्यादा ही है केरल में। उसके बाद बाकी अन्य सभी जगह जो है वो महिलाओं की संख्या कम है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992 और छत्तीसगढ़ 991। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्य में सबसे टॉप पे केरल, फिर दूसरा तमिलनाडु। न्यूनतम लिंगानुपात वाला बोलेगा तो न्यूनतम में हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर देखिएगा वो जो है 2011 के जनगणना के डाटा के अनुसार है, वर्तमान के जनसंख्या के जनगणना के अनुसार नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है, एक यूटी के रूप में आगे। अब यहाँ पर देखिएगा हरियाणा जो है 879 है, यानी कि सबसे कम जो है महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर 879 है। जल्दी से आप लोग बताइएगा कि इसके लिए हरियाणा में एक योजना चलाया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से शुरू किया गया था? हरियाणा के कहाँ से? हरियाणा के पानीपत जिला से शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, है ना। तो ये हरियाणा से ही शुरू किया गया था न्यूनतम लिंगानुपात होने के कारण। फिर आता है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला 5 राज्य। शिशु लिंगानुपात वही 0 से 6 वर्ष के उम्र वाला जो होता है, उसमें अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है सर्वाधिक में, फिर मिजोरम, फिर मेघालय, फिर छत्तीसगढ़, फिर केरल। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 972 और मिजोरम में 970। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला बात करें तो हरियाणा ही है 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888, गुजरात 890। तो ये न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा है और न्यूनतम लिंगानुपात उधर भी शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात दोनों में हरियाणा। आइए बात करते हैं साक्षरता का। साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, जिसमें केरल का याद रखिए 94%, मिजोरम का 91.3%। बाकी सबका डाटा आप अपने से आराम से फुर्सत में उसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा। मेरा एक बार पढ़ने से कुछ आपको होना जानी है नहीं। दूसरा कहता है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य। न्यूनतम, तो न्यूनतम में आपका बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित। देखिए यहाँ पर सुधार किया है, तेलंगाना सहित जो है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वह है 67% आंध्र प्रदेश में। वर्तमान में तेलंगाना हट चुका है, 2011 में 7 था, 14 में अलग हो चुका है ना। यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला डाटा बदल चुका है। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत बिहार का सबसे कम 61.8%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला बोलेगा तो केरल ही रहेगा 96.1%, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। उसी प्रकार से न्यूनतम पुरुष साक्षरता बोलेगा तो यही बिहार का 71.2%, जो कि पुरुषों में साक्षरता जो है न्यूनतम है, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश 72.6, आंध्र प्रदेश 74.9, मेघालय 76%, झारखंड 76.8%। फिर आता है महिला में भी केरल आपका टॉप रहेगा 92.1% के साथ। फिर मिजोरम आ जाता है, जो कि सर्वाधिक साक्षरता में भी मिजोरम टॉप पर है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में भी मिजोरम टॉप पर है, यानी कि टॉप 2 में, टॉप पर नहीं टॉप 2 में। फिर आता है महिला साक्षरता में केरल के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद नागालैंड। यानी कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत में जो टॉप 4 राज्य है उसमें समानता है। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, जो कि सर्वाधिक साक्षर भी है, सर्वाधिक पुरुष साक्षर भी है। और हिमाचल प्रदेश भी सेम है ना। एक मिनट, हम कुछ गड़बड़ पढ़ दिए, कहाँ पढ़ रहे थे? न्यूनतम महिला साक्षरता केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। हाँ, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा टॉप 4 जो है वो समान है महिला साक्षरता में, और उधर सर्वाधिक साक्षरता ओवरऑल। और कुछ गड़बड़ा है क्या? हाँ, उसके बाद पुरुष साक्षरता में भी वही 4 है, तो वो भी इतना याद रखिए। यानी कि टॉप 4 जो है वो ओवरऑल साक्षरता में, पुरुष साक्षरता में और महिला साक्षरता में वही सब है, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा।
फिर आइएगा न्यूनतम महिला साक्षरता में अपना बिहार ही रहेगा 51.5%, फिर राजस्थान, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश। ये आपका साक्षरता को लेकर के डाटा था। वो सबको फिर से फुर्सत में आराम से चैन से पढ़िएगा, दिल दिमाग एक जगह करके, बाकी कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार से आपका ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या है, ये सब आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, हम ना पढ़ाएंगे अभी सब, ठीक है, बोर लग रहा। ये ग्रामीण जनसंख्या है, टॉप में हिमाचल प्रदेश है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में गोवा है। ये सब को आप लोग रोक रोक के पढ़ लीजिएगा आराम से फुर्सत में, ठीक ना। इसलिए कल बोले थे कि आप लोग पढ़ लेंगे इस सब को। नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र टॉप पर, न्यूनतम नगरीय सिक्किम। अनुसूचित जाति में जो है एससी सबसे ज़्यादा पंजाब में, और एससी जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, घटते क्रम में। नोट जो दिया है, नोट को याद रख लीजिएगा कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी नहीं है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर कोई भी एससी नहीं है, यानी कि अनुसूचित जाति नहीं है। उसी प्रकार से आपको झारखंड में अनुसूचित जाति जनसंख्या के मामले में 6ठे स्थान पर है, ये नोट याद रख लीजिएगा। उसके बाद नीचे में देखिए एक और नोट होगा कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करता। वर्तमान के हिसाब से बदल भी सकता है, 2011 के अनुसार हम लोग याद रखेंगे कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है, हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी नहीं है। बाकी के जो बचा खुचा डाटा है वो लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। अब आइए जनगणना 2011 जो है केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर है। केंद्र शासित प्रदेश में भी कुछ कुछ चीज़ें बदलेगा, मगर देखिए क्या कहता है। कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। वर्तमान में भी ये बदल गया होगा क्योंकि आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी आ गया है, तो ये सब गूगल कर लीजिएगा ये सब, ठीक है। ये वाला डाटा हम छोड़ दे रहे हैं। जो जनगणना 2011 का केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में ये सब का गूगल कर लीजिएगा, क्या कि बहुत सारा ये परिवर्तित हो चुका है। कोई दिक्कत की नहीं को? नहीं सर। ये सब गूगल कर लीजिएगा, इसको पढ़े से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बेकार में डाटा इधर उधर हो जाएगा तो दिमाग में कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। बाकी हम देखेंगे, कभी गूगल कर लेंगे, अगर रहेगा तो फिर किसी दिन करा देंगे, ठीक ना। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। जनगणना आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, और जिनको बेहतर डाटा कहीं पर मिल जाएगा तो वो हमको भी भेज दीजिएगा। बाकी पता है सब कितना मेहनती हैं, एक को नहीं खोजिएगा, कहेंगे गुरुजी खोज के देंगे ना। टाइम में नहीं मिलता है सर। हाँ, नेतागिरी करेला टाइम मिला है, जनता का ठगेला। नहीं सर, आप चलिए क्यों ठीक करेंगे? है, नहीं ठीक है, जो काम है सब सही है। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं, जनगणना को। जनगणना हमारा हो गया समाप्त, ठीक है फ्रेंड। ये जो है जनगणना आप लोग, हम इसलिए इसको बीच में छोड़ दिए कुछ कुछ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ बदल गया है, ठीक है। आप लोग को ये किताब पढ़ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हमने छोड़ा है बहुत सारा डाटा। और ये सब जो डाटा है वो आपको खुद से याद करने वाली चीज़ है। आप चैन से बैठ करके 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। कोई टीचर कोई एक बार बता देगा तो कोई होगा नहीं याद, क्योंकि ये इतिहास है नहीं, डाटा है। डाटा आपको खुद याद करना पड़ेगा। इसलिए हमने सारे आपका टाइम बचाते हुए कि आप यही टाइम आप अपने से सेल्फ स्टडी में दे करके उसको कर लीजिएगा। बाकी जो आगे के 14 नंबर पॉइंट से जो है वो सब आपको अगले वीडियो में हम लोग करा देंगे। बाकी अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।